बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी रमेश और विजय त्रिवेदी। आज हम आपके सामने एक खास कार्यक्रम लेके आए हैं। 6 महीने होने को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार को। उम्मीदों से भरी ये सरकार क्या वाकई में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिखाई दे रही है? हम पहुंचे जनता के बीच में। हमारे तमाम रिपोर्टर्स आज जनता के पास पहुंचे। उन्होंने तमाम लोगों से पूछा। एक क्वेश्चनर हमने बनाया, उसके आधार पर 10 सवालों का ये क्वेश्चनर, जिसके आधार पर हम एक जनमत संग्रह करते हुए दिखाई दे रहे थे कि आखिरकार लोग खुश हैं कि नहीं, लोग जो चाहते थे वो हुआ कि नहीं, जो उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी से वो हुई कि नहीं, जो वायदे किए गए थे वो कितने पूरे हुए और अभी भी क्या लोगों को उम्मीद है। इसी पर आज ये खास कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं और जिस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता आशुतोष, जेडीयू से वरिष्ठ नेता अली अनवर जी, शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी, यूथ और कांग्रेस के फाउंडर शहजाद पुनावाला के साथ साथ 3 विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, आलोक मेहता जी और विनोद शर्मा जी। आप सबों के साथ हम चर्चा कर ये इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सरकार जो कहती है कि हम जो करते हैं वो कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं, ये सच है या नहीं। देखिए हमने आखिरकार ये सैंपल किस तरीके से जुगाड़ा और आखिरकार कैसे लोगों की बातें सामने आपके पास आ रही। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। 26 मई 2014 जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी सरकार को 6 महीने पूरे होने को आए। इन 6 महीनों में विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार सबसे ज्यादा आगे दिखी। चाहे वो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोदी की दीवानगी हो या फिर अल्फोंस एरेना में मोदी का भाषण, मोदी जहां जहां गए वहां अपनी छाप छोड़ते नजर आए। The new Indian government's plan, Sabka Saath, Sabka Vikas. दक्षिण एशिया में भी मोदी लगातार भारत को मजबूत बनाने की राह पर चलते दिखाई दिए। चीन की नीतियों का सामना करते हुए मोदी ने वियतनाम और जापान से हाथ मिलाया। चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की तो मोदी ने फौजी ताकत बढ़ाकर चीनी सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। वहीं पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हिंदुस्तानी सेना ने माकूल जवाब देते हुए पाकिस्तान को खामोश कर दिया। साथ ही मोदी की कुछ पहल भी देश और दुनिया की नजर में रही। गंगा की सफाई का प्रण लेने वाले मोदी ने देश को भी साफ रखने का बीड़ा उठाया और स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो वहीं वक्त मिलने पर मोदी देश की जनता से भी मन की बात करते दिखे। प्रधानमंत्री जी, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन महंगाई और काले धन जैसे कुछ मोर्चों पर मोदी के वादे पूरे होने का इंतजार अभी बाकी है। इन 6 महीनों में मोदी सरकार को लेकर क्या है जनता की राय, मोदी में कितना बढ़ा जनता का भरोसा और आने वाले वक्त के लिए क्या है लोगों की मोदी से उम्मीदें, ये जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा देश के 11 बड़े शहरों में और समझा कि जनता के लिए कैसे रहे 6 महीने सरकार के। टीम न्यूज नेशन।
तो हम आपको बता दें, तमाम सवाल हमने जनता के सामने रखे। क्या लोग जनता खुश है मोदी सरकार से? क्या महंगाई पर काबू पाया गया है? क्या वायदे पूरे किए गए हैं? आइए सबसे पहला सवाल लेते हैं। रमेश, जरा आप बताइए कि आखिरकार जनता का मूड क्या है और कैसे लोग मोदी सरकार को आते दिखाई? बिल्कुल, और खासकर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले, इन तमाम वादों के साथ जो मोदी सरकार आई थी, 11 शहरों में 10 सवालों के साथ न्यूज नेशन के संवाददाता पहुंचे और महंगाई, काले धन, विदेश नीति और घरेलू मोर्चे पे प्रधानमंत्री मोदी के 6 महीने का प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आज का पहला सवाल जो हमने पूछा है जनता जनार्दन से, 11 शहर 11 राजधानी आप मान लीजिए, तो वो सवाल था क्या मोदी सरकार के कामकाज से जनता जनार्दन खुश है? तो इसमें 72% लोगों ने हां में जवाब दिया है। संतुष्टि हो सकती है, हमारे यहां कहा जाता है संतोषम परम सुखम, तो संतोष कर सकती है बीजेपी सरकार, क्योंकि 72% उसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरा सवाल न्यूज नेशन संवाददाताओं ने इन 11 शहरों में लोगों से जाकर पूछा था, वो था महंगाई। एक बड़ा मुद्दा था जिसको नीचे लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से वादा कर रहे थे। इस पर हमने सवाल पूछा, मोदी सरकार ने महंगाई को काबू में किया? 55% लोग ऐसा मानते हैं जी हां, 29 लोगों का कहना है नहीं, और 16% लोगों का कहना है कह नहीं सकते। यानी 2 मोर्चे में कहीं ना कहीं संतुष्ट है जनता। जी बिल्कुल। संबित पात्रा जी, आज आप शायद अपनी सरकार को बधाई दे सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। 6 महीने में अभी लोग आपसे निराश होते नहीं दिखाई दे रहे। संबित जी, लोग अभी आपसे निराश होते नहीं दिखाई दे रहे। कम से कम 72% लोगों का मानना है कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। पीठ थपथपाने का मौका और विपक्ष को ठेंगा दिखाने का नहीं, वैसे ठेंगा दिखाने का अर्थ एक एरोगेंट शब्द रहेगा, तो ठेंगा दिखाने से महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष को खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और आज के दिन खास करके जब पार्लियामेंट में एक तरफ से जो विपक्ष है वो गैंगअप होने का प्रयास कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट को चलना ना दे, ऐसे परिस्थिति में जब इस प्रकार का जो एक आपने दिखाया डाटा कि अभी 80% जनता मोदी जी के सपनों में विश्वास रखती है, मोदी जी के विजन में विश्वास रखती है, तो ऐसे में अगर किसी को सोचने की आवश्यकता है तो वो विपक्ष को सोचने की आवश्यकता है। शहजाद जी, सोचने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, मैं तो सोचता हूं कि एक ओपिनियन पोल के केवल जरिए ना संबित जी अपना इतना अहंकारी रूप बताए, ये बताए कि जो वादे किए काले धन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वहां पर भी हम आएंगे, लेकिन इस आंकड़े से कम अभी तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी लोग आपकी बात नहीं सुनने को तैयार है। मेरे पास एक इकोनॉमिक टाइम्स का आंकड़ा है कि मोदी सरकार के आने बाद 30% राइट्स बढ़ गए हैं, तो वो ये आंकड़ा सही है तो वो आंकड़ा भी सही है। आंकड़े होते हैं, आंकड़ों पे मत फंसिए मुद्दों पर। अली अनवर गिनाते थे, आप भी आपको याद है आपके चिदम्बरम साहब क्या करते थे पार्लियामेंट में, आंकड़े गिनाते थे, महंगाई इतना, अली अनवर साहब ये कब हो गया। आज अगर बीजेपी गिना रही तो क्या गलत है? अली अनवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बने जी, अली अनवर साहब हमारे साथ जुड़े हैं जनता दल से। अली अनवर साहब, आपको अफसोस हो रहा है कि आपने मोदी साहब का साथ छोड़ दिया? 72% लोग अभी देश में उनसे संतुष्ट हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, हमको अपने नेता पर फक्र हो रहा है। चुनाव में हार जीत ही सब कुछ नहीं होती है, चुनाव के बाद भी संतुष्ट हैं लोग। हमारी जो आशंका थी कि फिर बैतलवा डाल पर तो वहीं चले गए जी। ये काला धन हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो। चलिए, आपके सवाल का जवाब कम से कम सर्वे में ये मिलता दिख रहा है कि महंगाई पर लोग काबू पाते भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रेम शुक्ला जी, अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि मुंबई में आज जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो वहां का भी हमने सर्वे किया, वहां पर भी हमने बड़ी संख्या में लोगों से बातचीत की, वहां पर भी लोग बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तमाम पार्टियों को आज नरेंद्र मोदी के पीछे रहना जरूरी था? और अगर ऐसा है तो फिर शिवसेना के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि सफलता की छमाही और उम्मीदों की छमाही है, और मैं शिवसेना के संदर्भ में कोई बयान नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मैं उसका कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं। मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक हूं और मुझे एक पत्रकार के तौर पर और एक एक्टिविस्ट के तौर पर यह लगता है कि उम्मीदों की छमाही है, जनता उनसे उम्मीदें रख रही है जी, और जब उम्मीद होती है तो सकारात्मक उसके बारे में व्यवहार लोगों का है।
तो सकारात्मक जनादेश तो अभी दिखाई दे रहा है आपके खुद के पोल में। आपका जो पोल है जी, वो 72% फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। और वो महंगाई में भी 55% लोग कह रहे हैं जी कि महंगाई नियंत्रण में है जी। चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने से जी। और सरकार द्वारा महंगाई, जैसे प्याज की भाव बढ़ी तो प्याज के बारे में जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए, सरकार काम करती हुई दिखाई देती है, तो बहुत सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती हुई तो दिखाई दे रही है, चलिए इसलिए आप उम्मीदों वाला जनमत दिख रहा है। बिल्कुल आशुतोष, काम करती सरकार दिखाई दे रही है, क्या आम आदमी पार्टी यही मानती? अजय, पहली बात तो मैंने आपका सर्वे सुना नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तकनीकी कारणों की वजह से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी और आपकी आवाज मेरी तक नहीं पहुंच पा रही है। 72% लोग आशुतोष, सबसे पहले ये कहना यह है कि पहली बात, अगर ये सिर्फ 11 शहरों का ही सर्वे है तो ये अपने आप में हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव सर्वे नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ गांव के, शहर के लोग नहीं, गांव के लोग भी बसते हैं, छोटे शहरों के लोग भी बसते हैं, और उन सबको की राय अगर इसमें सम्मिलित होती तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी बात, ये आप ज्यादा बेहतर समझेंगे कि शहरों के अंदर भी ये सिर्फ मिडिल क्लास के बीच में सर्वे किया गया है या झुग्गी झोपड़ियों के बीच में किया गया है, या जो नहीं आशुतोष, ये एक कंपोजिट सर्वे है जिसमें हमने समाज के तमाम तबकों तक पहुंचने की कोशिश की है। हमारे ख्याल से जल्दबाजी होगी। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि शहरों में आपके सर्वे के मुताबिक लोग संतुष्ट हैं, तो आपको अपनी राय और सर्वे करने वालों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार। लेकिन आशुतोष, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी से संतुष्ट दिखाई देते हैं हर पैरामीटर में, इसलिए आने वाले चुनाव में आपके लिए मुश्किल हो सकती है अगर इस ओपिनियन पोल को आप जितना भी सैंपल सर्वे उस लिहाज से आपके लिए चुनौती है। कितने लोगों से आप लोगों ने बातचीत की, किस किस तबके से बातचीत की है, यहाँ पे गांव के लोगों को कोई सैंपल है या नहीं है, यहाँ पर रिसेटलमेंट कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी उसका सैंपल है या नहीं है, इसमें जमुना पार के कितने लोगों से बातचीत की गई है, या सिर्फ लुटियन जोन्स के बारे में बातचीत की गई। अगर इन सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो तब समझ में आएगा, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है जो गरीब तबके को, निचले तबके को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और उनको तकलीफ देती है, और जो आशुतोष जी आंखें बंद करके रखने से आशुतोष जी बार कह रहा हूँ, अगर ये जानकारी देने की स्थिति में हो नहीं, बिल्कुल हम देने को तैयार है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल है या नहीं है। आशुतोष, अगर आप चाहें तो आप हमारे दफ्तर आ सकते हैं, हम सारा डेटा आपसे शेयर करने के लिए तैयार है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपको यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमने समाज के हर तबके से एक कंपोजिट सर्वे करने की कोशिश की है, जिसके जरिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव मूड, आज जो कम से कम 11 शहरों की हम बात कर रहे हैं, वो आप सामने है। चलिए हम जरा इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम दिल्ली का ऐसा लगता है कि आशुतोष से अभी हमारा संपर्क नहीं है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आइए एक और सवाल जो हमने पूछा, जो तमाम नरेंद्र मोदी के विरोधी खास करके पूछा करते हैं और उस सामने जतलाने की कोशिश करते हैं, ये सीधा सवाल हमने जनता के सामने रखा। ये सवाल हमने रखा, विपक्ष मोदी को तानाशाह कहता है, क्या आप सहमत हैं? 47% लोगों का कहना था कि वो इस आरोप से सहमत नहीं है, 37% लोगों का मानना है कि वो इस आरोप से सहमत हैं, और 16% का कहना है कि वो इस पर अपनी कोई राय नहीं रह सकते। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा मसला है जिस पर हम चर्चा विस्तृत करना चाहेंगे, तो यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद हमारे तमाम पत्रकार विश्लेषक भी हैं जो इस पर सबसे पहले अपनी राय रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
न्यूज नेशन पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 6 महीने सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर न्यूज नेशन ने एक सर्वे किया 11 राजधानी शहरों में और वहां जनता ने क्या कहा, उनसे 10 सवाल पूछे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसका एक सवाल था ब्रेक से पहले कि क्या जो विपक्ष का आरोप है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह की तरह से बर्ताव करते हैं, उसमें 47% लोगों ने कहा कि नहीं, वो इस राय से सहमत नहीं, आरोप से सहमत नहीं है। 37% लोग ऐसा मानते हैं। विनोद शर्मा साहब हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। विनोद जी, क्या आप प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह की तरह से मानते हैं कि वो ऐसा बर्ताव करते हैं? नहीं, तानाशाह तो एक बड़ा सख्त वर्ड है, बड़ा सख्त अल्फाज है। मैं उनको तानाशाह नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा वो कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं जी। और ये शायद उनको लंबे समय तक अगर ऐसा करेंगे तो भारी पड़ेगा, क्योंकि ये देश जो है सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चला सकता जी। कोई ऐसा नेता जिसके पास अच्छी टीम है। कंट्रोल का मतलब आपका कहना है कि मंत्रियों पर कंट्रोल रखते हैं, सरकार पर कंट्रोल रख रहे हैं, पार्टी पर कंट्रोल रख रहे हैं? देखिए, उनका जो शुरू में प्रेसिडेंशियल कम्युनिके आया था, उसमें ये कहा गया था कि इसके पास ये मंत्रालय होगा, इसके पास ये मंत्रालय होगा जी। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है प्रधानमंत्री के पास रहेगी। अब देखिए, पॉलिसी मेकिंग अगर एक आदमी करेगा, अगर उसका फाइनल डिसीजन पॉलिसी पे एक आदमी का होगा जी, तो फिर जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट कैबिनेट सिस्टम में होता है वो कहां पर है? बिल्कुल। आलोक जी आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि वो ये तो नहीं कह सकते तानाशाह, क्योंकि उनके साथ एक टीम है, अमित शाह, अरुण जेटली, जो खास उनका एक अपना जो ग्रुप जिसको कहना चाहिए, और इसलिए तानाशाह से तो तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तानाशाह जैसा उन्होंने कहा। लेकिन ये सही है कि वो अकेले अपने दम पर पार्टी को जिता कर लाए, जैसा हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके थे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं 5 लाख लोग मेरे पास हैं, जिसके बल पर भाजपा अलग और मेरे 5 लाख अलग। ऐसे ही उनके पास 5 प्यारे ऐसे होंगे जिनके बल पर वो पूरे देश और सरकार और पार्टी तीनों को चला। यहाँ पर संबित एक सवाल ये उठता है कि आप लोग 10 जनपद पर हमेशा आरोप लगाते थे, साहब प्रधानमंत्री निवास कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ नहीं है, सब कुछ 10 जनपद डिक्टेट करता है। हमारे यहाँ कहते हैं साहब मंत्री बनने की बड़ी खुशी होती है, आपकी पार्टी में मंत्री बनना एकदम से बिल्कुल लोगों को डराता है कहीं ना कहीं, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। आप किसी को नियुक्त नहीं कर सकते, आपको क्या कुछ करना है ये पीएमओ डिसाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये इमेज एक सामने आ रही है अब धीरे धीरे। देखिए रमेश, जो डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं उसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं 3 Ds के साथ, डिटरमाइंड, डिसाइसिव एंड डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर। ये 3D, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति डिक्टेटर हो। और आप खुद बताइए, क्या प्रधानमंत्री का अपने कैबिनेट के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए? जी, कंट्रोल नहीं था 10 वर्षों तक, उसके कारण क्या हुआ वो हमने देखा है। आज भी एक स्पेशल कोर्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कुछ कहा है, तो वो कंट्रोल विहीनता के कारण हुआ है, तो कंट्रोल तो होना ही चाहिए। अब कंट्रोल कितना होना चाहिए इसी पर सवाल है। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन उससे पहले सिंह साहब एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्या ये कंट्रोल होना अपने आप पे ठीक है, या कंट्रोल फ्रीक वाली स्थिति जिसके लिए विपक्ष लगातार आगाह कर रहा है, ये स्थिति चिंताजनक बन सकती है? विपक्ष आगाह कर रहा है ये तो खैर विपक्ष का अपना काम है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर मोदी को वोट मिल रहे हैं जी, ये वोट मोदी को मिला है, बीजेपी को नहीं मिला है, ये खुद बीजेपी भी कहती है। तो अगर वोट उनको मिलेंगे, जनता ने उन पे अपना सारा स्टेक लगाया है, तो नेचुरली इस प्रोसेस को फर्दर करने के लिए अगर मोदी जी अपने हिसाब से चीजों को ढालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। सोनिया गांधी के नाम पे वोट मिलते थे तो शी वॉज कॉलिंग द शॉट। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत वैसा नहीं है जिसको कहा जाए कि नहीं ये डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहा। लेकिन हाँ, वो विनोद जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब क्राइसिस आएगी उस समय आपके पास बट्रेस करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नहीं रहेंगे। ये एक खतरनाक पहलू इसका होगा। बिल्कुल, हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और तुरंत वापस आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा ओपिनियन पोल जारी है। हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ और सवाल जिसके आधार पर हम आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर पेश करना चाहेंगे कि आखिरकार 11 शहर जहां हमारे तमाम संवाददाताओं ने लोगों से बातचीत की है, जो सर्वे हमने किया है, उसके आधार पर आज कम से कम लोग देश में क्या सोच रहे हैं 6 महीने की मौजूदा सरकार पर। बने रहिए हमारे साथ। तो मोदी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को जनता जनार्दन ने किस तरह से आका है,
न्यूज नेशन ने 11 शहरों में जाकर तमाम लोगों से 10 सवाल पूछे हैं। उन 10 सवालों के बीच में क्या कुछ जवाब है, और जो सबसे बड़ा सवाल था वो था काले धन को लेकर। काले धन को लेकर हमने सवाल पूछा था, क्या सरकार गंभीर लग रही है विदेश से काला धन लाने को लेकर? इस पर क्या कुछ कहना है जनता का, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। 50% लोगों का कहना है हाँ में, वो उनको विश्वास है गंभीर है सरकार। 28% लोगों का कहना नहीं, और 22% लोगों का कहना है कह नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी भी 50% जनता का यह मानना है कि काले धन को लेकर मौजूदा सरकार काफी कटिबद्ध है और चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। आशुतोष, अगर इस सर्वे के आधार पर ही ये सवाल हम आपके सामने रखें, अभी भी जनता को कम से कम 11 शहरों में लोगों को यह लगता है कि मौजूदा सरकार काले धन को लेकर संजीदा है। क्या आपको लगता है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं आज इस आरोप को बहुत जल्द मौजूदा सरकार के ऊपर रख रहे हैं कि काले धन पर मौजूदा सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया है? क्योंकि ऐसे भी अगर देखा जाए तो काले धन पर किसी भी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे अपने देश में वापस ला पाना कोई 2 दिन का खेल तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल खेल नहीं है। और मुझे लगता है कि एक सरकार, एक पार्टी जो 6 साल सरकार चला चुकी है, उसको इस बात का एहसास चुनाव के दौरान होना चाहिए। तो ये बात तो बीजेपी को समझना चाहिए। भाई आप क्यों चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि 100 दिन के अंदर हम काला धन लेकर आ जाएंगे? अगर आप 100 दिन के अंदर काला धन नहीं आएगा तो देश तो ये सवाल पूछेगा आपसे कि आपने देश को तब बेवकूफ बनाया या देश को अब बेवकूफ बना रहे। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, उसके बाद आप नाम बताने की जरूरत कर पाए, अन्यथा आप नाम भी छुपा रहे थे जी, क्योंकि जिस काला धन से आपने चुनाव लड़ा है और जिन लोगों ने काला धन लगाया है जी, उसके बारे में जानकारी अगर आप देंगे तो पूरे देश को पता चलेगा कि बीजेपी ने किस तरीके से काले धन के शहजाद से भी जवाब ले लेते। शहजाद, दूसरी बात, अभी आपने तानाशाह के मसले में सवाल पूछा तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। 6 महीने के अंदर इस देश के 37% लोग ये कहते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। 37% 6 महीने के अंदर। लोकतंत्र के अंदर अगर किसी प्रधानमंत्री शहजाद आपसे पूछ सकते हैं क्या सवाल ब्लैक मनी वाला? क्योंकि 10 साल आप इस पर जवाब नहीं दिया, तो आज है स्थिति आपकी कि कुछ जवाब देना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं, आज 50% जनता बोल रही है कि उनको विश्वास है, तो कम से कम उन 50% जनता के लिए ही 15-15 लाख ले आए वापस। और दूसरी बात, जो आपने तानाशाह की बात की, तो हिटलर के जर्मनी में भी एक सर्वे हुआ था कि क्या आप हिटलर को तानाशाह की तरह देखते हो, और वहां पे 99% लोगों ने कहा कि नहीं देखते। तानाशाही जो है वो तब्दील होती है, लेकिन आने वाले समय में क्या तानाशाह बढ़ सकते हैं? ब्लैक मनी में जो नामों का खुलासा हुआ था शहजाद जी, 2009 में ये रिपोर्ट चिदम्बरम साहब के पास आ चुकी थी। उसके बाद आपने उनसे 50 लाख से ऊपर चंदा ले लिया। देखिए, जिस कंपनी का नाम आया कि इनका ब्लैक मनी है, उनसे आपने चंदा ले लिया। बीजेपी ने भी लिया, आपने भी चंदा ले लिया। आपको मालूम था। जबकि अगर ये चंदा ब्लैक तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से लिया गया है तो आप कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं है तो किसी वैध चीज को अवैध चीज के साथ जोड़ के देखने की। शहजाद, जिन लोगों से चंदा लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? हमें लगता है ये सवाल बीजेपी को पूछना चाहिए। चलिए, हम बीजेपी से तो ये सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। 10 साल तक आपकी सरकार रही, आप काले धन पर क्या कर पाए? अभी तो सिर्फ बातें ही करते रह गए। खैर चलिए, मैं आपको जवाब दे सकता हूं, पर ये हमारी रिपोर्ट कार्ड नहीं। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आज सरकार पे बात करें। प्रेम शुक्ला जी, काले धन को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरता चला आ रहा है। क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है? यहाँ एक सरकार थी जो 10 साल तक कुछ नहीं करती दिखाई दी, और यहाँ एक सरकार है जिसे 6 महीने में ही उम्मीद की जाती है कि जादू की छड़ी चला दी। देखिए, काले धन के मामले में 2001 में 9/11 के बाद काले धन को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस की नीति बनी जी, उस नीति के अनुसार जो है जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ये 3 देश हैं जो बड़े पैमाने पर काले धन वालों का काला धन अपने देश में ले जा सकने में समर्थ हुए जी। भारत में 2005 से 2011 तक सतत काले धन को लगातार मामले को दबाए जाने का सरकारी प्रयास हुआ। ये सर्वोच्च न्यायालय का मानना है जी। ये मेरा कोई निष्कर्ष नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय की एसआईटी के बाद ये नई सरकार आने के बाद गति तो बढ़ी है जी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गति नहीं है जिससे लोग विश्वास कर लें कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाए। और सबसे बड़ा सवाल तो यदि काला धन कहीं भी विदेश में है या स्वदेश में है, वो लाया जाना चाहिए और गरीब को बांटा जाना चाहिए। और सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है। अगर हम नामों का खुलासा करेंगे वो एम्बेरसमेंट होगा कांग्रेस के लिए, तो लोगों का विश्वास उठना
लाजमी है। अगर प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे नहीं मालूम विदेशों में कितना कालाधन है, जबकि 2009 में बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी जिसने कहा 25 लाख करोड़, जो उनके सहयोगी है बाबा रामदेव, उनका आंकड़ा अलग था, सवाल उठता है। लेकिन अली अनवर साहब, मैं जानता हूं कि जीतन राम मांझी को लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं इन दिनों, और इस तरह का ओपिनियन पोल अगर आप करेंगे तो आपके लिए और मुश्किल होगी। बहरहाल मेरा सवाल सिर्फ ये है, काले धन को लेकर आपको लगता है कि लोगों को गुमराह किया गया? क्योंकि जैसा कि आशुतोष ने कहा कि साहब आप चुनाव के समय कहते हैं 100 दिन में ले आएंगे, चाहे राजनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, और अब आप कह रहे हैं साहब मुझे मालूम ही नहीं है देश में काला धन कितना है, लेकिन हम सीरियस है काला धन लाने को लेकर। नहीं, देखिए, बीजेपी के लोग बहुत बौखलाए हुए हैं और संसद में अपने संबित पात्रा साहब गैंगअप अपोजिशन के लिए गैंगअप हो रहे हैं, कह रहे हैं। ये दरअसल आवाज बंद करना चाहते हैं, पत्रकारों की आवाज बंद करना चाहते हैं, संसद की आवाज बंद करना चाहते हैं। नहीं देखिए, और रामदेव बाबा का तो आवाज बंद कर दी। नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं यहाँ पर। रामदेव बाबा का कैसे आवाज दब जाएगी? रामदेव बाबा का आवाज चलिए जेड सिक्योरिटी दे करके बंद कर दिए। अच्छा चलिए, आवाज इतनी अगर आसान होती तो इस देश में इमरजेंसी 2.5 साल में खत्म नहीं हो जाती। फिर तो हिंदुस्तान की आवाज। आइए एक अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा था उसके बारे में जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक आदमी को बिल्कुल। अली अनवर साहब, एक अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा था हमने अपने सर्वे में, आइए जरा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं अपनी धूम बनाते जा रहे हैं, सवाल हमने ये पूछा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में भारत का रुतबा क्या बढ़ा है? जवाब यह मिला 77% लोगों का मानना है कि भारत का रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हुआ है। 14% का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। 9% का मानना है कि वो इस पर कोई राय नहीं रख सकते। आलोक जी, क्या विचार है आपका? क्या वाकई में आज कम से कम साख हमारी बढ़ गई है? आज हम अगर एक धबक के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेताओं से मिल सकते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है, पहले भी हमारी साख रही है, लेकिन इस बात है कि स्थिर एक सरकार आए जो 5 साल तक उनके सौदों को पूरा कर सके जी। ये एक विश्वसनीयता बनती है एक बहुमत वाली सरकार। और भारत इतना बड़ा बाजार है, देखिए इस पे ये मत मानिए उसमें कोई भी नेता हो, अभी जितनी ब्रिटेन की हालत खराब है, जितनी अमेरिका की आर्थिक स्थिति वो सुधारने की कोशिश में है, आप देखिए ओबामा तक को सारा बहुमत उनके हाथ से निकलता जा रहा है संसद में। ऐसी स्थिति में और चीन के साथ भी जो संबंध बढ़ाने की कोशिश हुई है, इसमें कुछ इसलिए जनता के मन में बना है कि नहीं हमारी साख बढ़ी है, लेकिन ये पूरे भारत की साख बढ़ी है, उसमें सरकार एक हिस्सा है। सरकार के प्रयासों से ये नहीं लगना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय छवि के एक हिंदू राज आ गया है, जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कहती है। बिल्कुल, यदि हिंदू राज कह देंगे तो शायद साख इससे ज्यादा गिर जाएगी जिस दिन विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री विनोद जी, जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि भारत जो है एक बड़ा बाजार है और इसलिए जो है हिंदुस्तान की साख दुनिया भर में बड़ी है, रुतबा बड़ा है। हिंदुस्तान का बाजार कोई आज तो अचानक बना नहीं है, मनमोहन सिंह थे तब भी हिंदुस्तान उतना ही बड़ा बाजार था, 120 करोड़ की आबादी और जो सब क्षेत्र थे उन सब में। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सरसाइज को हम कमजोर कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही पिक्चर बड़ी कर दी है, पिंक कर दी है? मेरे विचार कुछ अलग है, हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए जी, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत उस राह पे अग्रसर है जहां पर वो शायद पश्चिमी पावर्स का एक साउथ कोरिया बन के रह जाएगा, और साउथ कोरिया जहां होगा वह नॉर्थ कोरिया भी पनपेगा जी। तो इसलिए हाल ही के दिनों में जो पैराडाइम शिफ्ट, जो एक मेजर शिफ्ट हुआ है भारत का अमेरिका के पाले में, और उससे पहले जो वियतनाम और जो जापान के साथ संबंध बनाने की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार भी हमेशा अमेरिका के पाले में तो रही है। मेरी बात सुन लीजिए, ये सीरियस विषय है जी। और ये जनता वाले अगर 77% कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है, उनको क्या जानकारी है? ये इंस्टीट्यूशनल जो है, इंस्टीट्यूशंस वो बता सकते हैं आपको, ये कोई जनता नहीं बता सकती कि हमारा बहुत। देखिए अजीब सी बात है, ये आप प्रधानमंत्री हमारे ऑस्ट्रेलिया गए और G20 में उन्होंने बातचीत की, क्या G20 में एक ही मुद्दा था क्या ब्लैक मनी का? क्या ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर उनमें कैसे भारत को शामिल होना है, ज्यादा अधिकार मिलना है? ऐसा है, फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए अभी तक बड़ा प्रोजेक्शन करके इस्तेमाल हुआ है,
क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी सही है या गलत है, इसको समझने में 1.5-2 बरस लगेंगे। अगर जापान से मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से मिल रहे हैं, वियतनाम से मिल रहे हैं, अमेरिका से मिल रहे हैं, ये कहा जाता है साहब जैसे स्प्रिंग और पल्स हमारे क्रिएट कर रहा है चाइना, उसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छी कोशिश है, लेकिन आप कोशिश तांडव करके ना करें। चीन ने चुपचाप किया है। आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें कहा गया कि जब प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे थे देखिए विनोद जी, ऑस्ट्रेलिया में शी जिनपिंग क्या कर रहे थे। विनोद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आम जनता भी एक राय रखती है, जाहिर सी बात है, हमारा काम है कि हम उसका आकलन करें, लेकिन आम जनता की राय है, हमें उसका भी सम्मान तो करना ही पड़ेगा। आपसे पूछ लूं, बुरा ना मानिएगा जी, आपके सवाल कैसे थे उसका भी ब्यौरा हमको होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, विनोद जी, जो सवाल आपने स्क्रीन पर देखा, नहीं, सवाल जो आपने स्क्रीन पर देखा वही सवाल हमने जनता से पूछे, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। सिंह साहब, मैं ये आपसे भी समझना चाहूंगा, आज कम से कम आज जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, आप अमेरिका में, मैं वहां पर मैंने खुद ही देखा, लोगों में जो एनआरआईज में जो जबरदस्त दीवानगी दिखी, वहां पर जो आम अमेरिकी जनता है वो भी इस तरीके से बहुत प्रभावित होती दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा दिखा, नेपाल की बात है, जापान की बात है, जाहिर सी बात है एक प्रभाव बनता दिख रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि बाहर की जनता में जो एनआरआईज वहां हैं उनमें एक एक्सपेक्टेशन है, भारत के समाज में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी कुछ भारत का के लिए को लेकर परसेप्शन बदला है, और बदले भी क्यों नहीं। आज हमारा 1.86 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो नेचुरली वो परसेप्शन बदलेगा, और एक स्ट्रांग लीडर जा रहा है जिसको कि 31% वोट मिले हैं, 222 एक जमाने बाद 30 साल बाद इतना बहुमत मिला है, तो नेचुरली वो एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, और पूरे समाज में लग रहा है कि कुछ बदलने जा रहा है। लेकिन ये इनटेंजिबल नोशंस है जो आपका शब्द आपने इस्तेमाल किया है, क्या ये परसेप्शन बदला है? साख भारत की अच्छी हुई है। देखिए, ये साख वगैरह तो बड़ा नोशनल होता है और कई फैक्टर से गवर्न होता है। आपने अभी काला धन का नाम लिया, काला धन हमारे यहाँ जो टोटल जीडीपी है 125 करोड़ की डॉलर की है, 125 करोड़ डॉलर की, 125 करोड़, और इसमें माना जाता है कि 45 से 55% तक ब्लैक मनी हो जा रहा है, और ये डोमेस्टिक जनरेशन है। बिल्कुल, आपके यहाँ 70% डोमेस्टिक जनरेशन है, लेकिन मैं शहजाद पूनावाला साहब से खत्म कर लूं, एक सेकंड वो खत्म कर लूं। अगर आप देखें तो क्या इस पे 6 महीने में कोई बहुत सीरियस पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट कम से कम एक पॉलिसी ब्लैक मनी पर करे, वो नहीं दिखाई दे रहा है। शहजाद, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 3 साल से यूपीए सरकार पीआईओ और ओसीआई को काम करना चाहती थी कि साहब ये प्रॉब्लम जो हमारे अप्रवासी भारतीय वो झेल रहे हैं उसको कम किया जाए। एक व्यक्ति ने 10 दिन में आके उसे इंप्लीमेंट कर दिया, अनाउंस करने के बाद इंप्लीमेंट भी कर दिया। ये अंतर तो है ना। मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया में वो ऑलरेडी लागू था। आप लागू नहीं कर पाए, यही तो गलती है। ओसीआई को आप लागू नहीं कर पाए थे, आपके उसमें था ये। रमेश, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग इतने उत्साह में हैं कि जो चीजें ऑलरेडी है पिछली सरकार की, जैसे आप उसे डोमेस्टिक काले धन की बात कर रहे हो, देखिए डोमेस्टिक काले धन तो हम जीएसटी लाना चाहते थे, जिससे कि टैक्स शहजाद जी आप चाहते थे और एक व्यक्ति कर रहा है, ये फर्क है। नहीं देखिए, इससे एक शब्द कहना चाहता हूं आपके पिछले वाले। अच्छा चलिए, मैं आपकी चिंता को जरा दूर कर देता हूं। एक सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक सवाल शायद बहुत सारी चिंताओं को दूर करता दिखाई देगा। आइए, सवाल हमने जो जनता के सामने एक सवाल रखा था, महत्वपूर्ण सवाल, आइए उस पर हम आपके सामने इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मोदी सरकार में काम कम, प्रचार ज्यादा हुआ है, ये विपक्ष का बार बार आरोप है। यही सवाल ठीक हमने जनता के सामने रखा। जो हमारा सैंपल सर्वे था उसमें 45% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा होता प्रतीत हो रहा है, 43% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, और 12% का कहना है कि वो कुछ भी नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बातें बटी हुई दिखाई देती हैं। आशुतोष जी, विजय जी, आशुतोष, मोदी सरकार के काम और प्रचार को लेकर अभी कम से कम 50%, 45 और 43 का मतलब 50% लोग मानते हैं कि काम भी हुआ ही है, काम कम प्रचार ज्यादा है। तो प्रचार भी हुआ है और काम भी हुआ है। 43% लोग मानते हैं कि काम ज्यादा हुआ है। आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं आशुतोष। देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपने सवाल पूछा कि काम ज्यादा हुआ या प्रचार ज्यादा हुआ, और लोग ये कह रहे हैं कि मैं इस पे बोल सकता हूं।
क्योंकि ये सवाल कायदे से तो हमें आना चाहिए, क्योंकि इस सरकार का एकमात्र ये रहा है कि गेम चेंजर कुछ नहीं रहा है, केवल नेम चेंजर। जन धन उन्होंने शुरू की, स्वाभिमान स्कीम लागू थी। जन धन आप इतना बोल रहे हो, 75% अकाउंट खाली है उसमें। मैं पिछले वाले में भी कह रहा था, आपने जीरो बैलेंस है, तो जीरो बैलेंस की तो स्कीम नहीं है वो। तो दूसरी बात, जन धन उन्होंने शुरू की, स्वाभिमान स्कीम लागू थी। जन धन आप इतना बोल रहे हो, 75% अकाउंट खाली है उसमें। मैं पिछले वाले में भी कह रहा था, आपने जीरो बैलेंस है, तो जीरो बैलेंस की तो स्कीम नहीं है वो। तो दूसरी अकाउंट में खुलना है वो खाता, जो 5,000 इकट्ठे हुए अडानी को दे दिए, जो 5,000 इकट्ठे हुए वो अडानी को दे दिए। स्वाभिमान में था। मेरी बात ये है, तो स्वाभिमान, मेरी बात केवल ये है कि इनकी कौन सी गलत तरीके से नहीं पेश करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे बात ये, स्वच्छ भारत स्वाभिमान को आपने 5 साल के लिए कहा, 2012 रमेश जी मुझे 20 सेकंड तो दे दीजिए। स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आपने साबरमती क्लीनिंग मिशन चलाया गुजरात में, तीसरी सबसे गंदी नदी है देश में साबरमती। आज स्वच्छ भारत में क्या फोटो आप चल रहा है शाजिया इल्मी के साथ, आप देख रहे हो, देश के सामने चल रहा है। हम कह रहे हैं केवल इतनी बात। आपने विदेश के बारे में कहा, विदेश नीति के बारे में, इसका श्रेय क्या मोदी जी को जाना चाहिए या सुषमा स्वराज जो हमारी विदेश मंत्री? नहीं, आपकी सरकार में भी तो मनमोहन सिंह जी को विदेश नीति का श्रेय जाया करता था। भाई वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमिस्ट किसको कहा जाता था, विदेश मंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी? मैं आपको ये पूछूं कि 7 ट्रिप में से 6 ट्रिप पे अडानी जी गए, उससे कम सुषमा जी गई, तो अली अनवर साहब विदेश मंत्री है कि कौन है? अली अनवर साहब, क्या जेडीयू आज इस बात से बहुत प्रसन्न है कि हमारे सर्वे में 45% लोगों का यह मानना है कि जितना काम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रचार हो रहा है? क्या आप इस बात से प्रसन्न हैं? नहीं, हाँ, हमारी पार्टी का इस सवाल नहीं है। सब लोग ये समझ रहे हैं कि इनकी मार्केटिंग पैकेजिंग जो है इसका कोई सानी नहीं है जी। भाषण देने में, प्रचार करने में इनका सब, मोदी साहब का सारा स्पीच जो लाइव हो रहा है, टीवी, सवाल इनसे कहां पूछा जा रहा है? आप लोग भी, मीडिया के लोगों को भी एक बार भी मौका मिला क्या इनसे सवाल पूछने का? तो मनमोहन सिंह से भी सवाल पूछने के लिए हम लोग को 8 साल का इंतजार करना पड़ा था साहब। मिलता था उनके मंत्रियों तक भी नहीं आप पहुंच सकते हैं। हर पत्रकारों से पूछिए, आप सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से सर, आप सांसद होते हुए का मौका नहीं, आप राज्यसभा में कल पूछिएगा ना, पार्लियामेंट चल रहा है तक आपने क्या किया? ऑटोग्राफ ले करके और उनके साथ फोटो सर, आपके पास तो मौका है, बेहतरीन कल चर्चा है। चलिए कोई बात नहीं। अली अनवर साहब अभी फोटो खिंचवा लीजिए। ऑटोग्राफ लेना नहीं है। अली अनवर साहब फोटो खिंचवा लीजिए, अगली बार सवाल पूछ लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी पर ये जो पैकेजिंग का आरोप बहुत लगाया जाता है, ये कुछ ज्यादा है या ठीक है? देखिए, हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है, हर दल को अपनी पैकेजिंग और मार्केटिंग करने का भी अधिकार प्राप्त है। जी जी। तो वो अपना ढंग से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इस पर ईर्ष्या और द्वेष का क्या कारण है? प्रेम शुक्ला साहब, वो काम भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। अब कोई ये कह सकता है कि प्रचार ज्यादा कर रहे हो, काम ज्यादा कर रहे हैं, तो प्रचार भी अनुपात में ज्यादा हो जा रहा है। आशुतोष सामना में है या नहीं? आशुतोष आज बीजेपी की किसी पत्रिका के आप एडिटर बने और बीजेपी की ओर से बोल रहे हैं। शिवसेना और सामना की लाइन अलग होती है। बीजेपी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा आपका जो सामना में आपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या लिखा? आपका जो स्थिति है। आशुतोष, आप इस सवाल को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी मार्केटिंग और पैकेजिंग का काम बहुत अच्छे से किया था अरविंद केजरीवाल जी के साथ। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? उनकी पैकेजिंग ज्यादा अच्छी है या आपकी? देखिए, सबसे पहली बात यह कि सब्सटेंस आपके पास कैसा है, कंटेंट कैसा है। जब कंटेंट आपका अच्छा नहीं होता तो आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग पैकेजिंग कर लीजिए, 45 से 47% लोग इस बात को समझ जाते हैं कि आप प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं जी। तो इसमें आपको मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपका अपने सर्वे उस बारे में कह रहा। हालांकि आपके अपने सर्वे पर मेरे अपने कुछ सवाल हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कम से कम कह सकता हूं कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, प्रचार इंपॉर्टेंट नहीं। एक सीमा के बाद अगर आपने डिलीवरी नहीं की तो लोग ये कहेंगे हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री चुना था, कहीं ऐसा तो नहीं वो इवेंट मैनेजर मिल गया उनको। चलिए, लेकिन आशुतोष एक सवाल, आपने 49 दिन में सरकार छोड़ दी, कंटेंट तो आपके पास भी कम है, लेकिन आजकल मैं होर्डिंग्स लगे हुए देखता हूं, जो किया, जो कहा वो किया। ये होर्डिंग्स का आपने जो अनुमान लगा, ये कहां से आकलन कर दिया? जितना आपने कहा उतना किया। 19 प्रॉमिसेस आपने किए थे, कितने आपने डिलीवर किए? लोकपाल पे तो शांत हो गए ये लोग पूरी तरह से।
लोकपाल अपॉइंटेड नहीं है, लोकपाल पे एक आपने धरना नहीं किया। आप अगर हमारे साथ बैठ जाए आमने सामने तो मैं आपको गिना दूं। कल से लोकपाल पे आप धरने पे बैठेंगे, आपको अलग से आधे घंटे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल हम उसके बार बार कहना चाहता हूं, चर्चा नरेंद्र मोदी पर हो रही है। बिल्कुल हम उस पर अलग कार्यक्रम करेंगे आशुतोष, इसमें कोई शक नहीं है, हम उस पर बिल्कुल अलग कार्यक्रम करेंगे। चीनी गोलाबारी का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल हम इस पर बिल्कुल अलग कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इससे पहले ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। मैं क्षमा चाहूंगा आशुतोष, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहूंगा आदर के साथ, लेकिन जरा एक सवाल महत्वपूर्ण जो कि हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी सवाल जो हमने जनता से पूछा था, हालांकि जो 10 सवाल थे उसमें से कई हम आपके सामने पेश कर चुके हैं, लेकिन आखिरी सवाल जो हमने उनसे पूछा था अपने इस सर्वे में, 6 महीने के मोदी सरकार के प्रति आपका भरोसा बढ़ा है, और इसके बारे में 68% लोगों का कहना है कि हां भरोसा बढ़ा है, और 19% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि समय की बहुत कमी है, इस वजह से हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप सबों से हम क्षमा चाहेंगे इसके लिए, लेकिन कम से कम इस आखिरी सवाल के साथ फिलहाल ऐसा लगता है कि आशा पर आकाश टिका है। बिल्कुल फिलहाल ये आशा बिल्कुल जी, हनीमून के बाद छोड़ना देते, बिल्कुल की आदत है, हनीमून के बाद छोड़ देते लोगों को। नहीं, देखिए मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानता हूं, अभी हनीमून चल रहा है सरदार जी, चलने दिया जाए उसे, कम से कम जनता इससे मानती दिखाई दे रही है। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।